आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए रबर के बारे में आप लोगों से बात कर रहे थे। जो रबर होती है आपको पहले ही बता चुका कि दो तरह के होते हैं। एक आर्टिफिशियल रबर होते हैं और एक क्या है नेचुरल रबर होते हैं, जो पेड़ से के जो रस होता है उससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहे बल्कि क्या है नेचुरल जो रबर होती है उसकी बात करते हैं। और उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा से ये होता है क्योंकि उसमें नमी में क्या आर्द्रता ज्यादा होना चाहिए। नमी क्या होता है, मौसम में आर्द्रता ज्यादा होनी चाहिए, बारिश बहुत ज्यादा होना चाहिए, जल निकासी का होना चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए। शीर्ष शीर्ष राज्य है केरल, तमिलनाडु। केरल याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रबर उत्पन्न करने वाला राज्य है भारत में। कौन सा? केरल। और एक कैसे है, भूमध्य रेखीय फसल है ये, यानी भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, इसकी खेती ज्यादा होती है। ये क्या है, कच्चा माल होता है। और रबर क्या है, बागानों में इसकी खेती की जाती है। अगला है रेशे। रेशे मतलब फाइबर उत्पन्न करने वाला फसल। फाइबर ये खाने वाले फाइबर नहीं है, लेकिन इसका यूज क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। ऐसे वाला फाइबर देखिए, जो हमें वनस्पति से जो फाइबर हमें मिलता है ना, वो सब कार्बोहाइड्रेट होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास में क्या पाया जाता है, तो कपास में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कपास हो गया, उसके बाद जूट हो गया, ये सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन नहीं होता है इसमें। और प्रोटीन का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो है सोयाबीन। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, सोयाबीन। और आपको बताता है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, मक्का। मुख्य स्रोत बोल रहा, मक्का। तो मक्का क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत। तो कपास हो गया, जूट हो गया जिसको पटसन कहा जाता है, इसमें भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि ये पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। तो कपास के लिए तापमान ज्यादा चाहिए होता है, वर्षा मीडियम होना चाहिए। ये देखिए दक्कन की पठार में जो जल निकासी वाली काली मिट्टी में, काली कपासी मिट्टी, आपको कल आपको बताते कि काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। भारत में कपास के पौधे का मूल घर माना जाता है। आपको बता दो, जो कपास है ना, इसका उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला है। सिंधु घाटी में भी क्या कपास का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। लोथल, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। ध्यान दीजिएगा, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। कपास के लिए भी क्या है, काला यानी जो फॉग वगैरह होता है वो नहीं होना चाहिए, तेज धूप होना चाहिए, तभी उसके जो जिसमें कपास बनता है वो अच्छा होगा। एक खरीफ का फसल है, इसको सिल्वर फाइबर कहा जाता है। इसको सिल्वर फाइबर क्रांति के अंतर्गत इसको रखा जाता है, समझिए। तो उसको ध्यान रखिए। और आपको पता है कि जो कपास है, बीटी कपास भारत का पहला क्या है, मॉडिफाइड फसल है। जीन मॉडिफाइड, जीएम, जिसको जीएम क्रॉप्स कहा जाता है। भारत का पहला जीएम क्रॉप्स कौन सा है, भारत का पहला जीएम क्रॉप्स आपका बीटी कपास है। इसको बीटी कॉटन कहा जाता है या बीटी कपास। भारत का पहला जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल, इसको जीएम फसल कहा जाता है, जिसको जीन में परिवर्तन करके ऐसे फसल बनाया जाता है। जूट आया, जूट देखिएगा क्या होता है, आप लोग कोरी वगैरह या रस्सी वगैरह देखे होंगे घरों में, वो क्या है, जूट से बनाई जाती है। ये क्या, तापमान की आवश्यकता ज्यादा होती है इन क्षेत्रों में, वर्षा बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसके लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट की खेती होती है, फिर बिहार, फिर असम। ये क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में क्या होता है, सबसे अच्छी क्या होता है, जूट की खेती होती है। भारत क्या है, जूट का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है। ध्यान रखिएगा, भारत इसे क्या है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, स्वर्ण रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है।
इसका उपयोग बोरिया बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सियां, ये धागे वगैरह बनाने में क्या होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं जूट। जूट का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और राज्य में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल। इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। अब हम लोग देखते हैं भारत में कृषि क्रांतियों की सूची। कृषि में बहुत सारे क्षेत्र में जो क्रांति हुई है उनको हम लोग देखते हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्रांति का वाले जो चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन तो लगभग हर साल पूछते हैं। देखिए भारत में जो हरित क्रांति है उसका जो जनक है एम एस स्वामीनाथन, ये आपको बता दिया, बहुत बार बताया। एम एस स्वामीनाथन क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक। और विश्व में क्या है? नॉर्मन बोरलॉग का नाम उसको बताते हैं। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति लाया था। और भारत में क्या है? एम एस स्वामीनाथन, जो अभी हाल ही में उनको भारत रत्न भी दिया गया है। देखिए जब ये भारत में हरित क्रांति लागू हुआ था 1966 में, 1966 में, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। उनकी सरकार थी इंदिरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति जब लागू हुआ था भारत में, ग्रीन रिवोल्यूशन, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। पहला है प्रौद्योगिकी में इकोसिस्टम को ध्यान रखना। इकोसिस्टम को ध्यान रखना मतलब इसमें समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। इसमें ये बात की कि जहाँ पे इकोसिस्टम जैसा है वहां पे उसी तरह के फसल या कृषि करना चाहिए। अब देखिए जैसे अभी बता कि उत्तराखंड में क्या है, गर्मी वाला धान को पैदावारी करने से मना करने की बात है। ये जो गर्मी वाला धान है ना, ये इकोसिस्टम के विरुद्ध जाके ये धान उगाई जाती है। क्यों उगाई जाती है? क्योंकि उत्तराखंड में कोई नदी या इस क्षेत्र में कोई नदी या नहर या बड़े पैमाने पर ऐसे कोई जल का संसाधन का क्या स्रोत नहीं है। इनमें जो भी जल का इस्तेमाल होता है वो अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है। अगर इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर का लगातार से इस्तेमाल होगा तो बताइए अंडरग्राउंड जल का जो स्तर होगा वो नीचे नहीं चला जाएगा। तो आने वाले दिनों में क्या एक और संकट पैदा हो जाएगा। एक तो जल का है, दूसरा क्या होता है इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है जो क्या है हमारे वातावरण को ऐसे गर्म कर देता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो किसान या जो जो कमजोर वर्ग होता है उसमें तो लागू करना आसान हो जाता है। लेकिन अब बताइए जो एसी वगैरह चलता है उसमें भी तो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहा है ना। हम फ्रिज इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनमें लगता है, तो उन लोगों को क्यों नहीं बोला जाता है? अमीर लोगों को क्यों नहीं बोला जाता है कि भाई आप लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसमें भी तो आपका क्या लगता है भाई, उसमें तो ग्रीन हाउस गैस उसमें भी तो लग रहा है ना, तो उसको भी बंद करना चाहिए। लेकिन क्या है जो कमजोर वर्ग होता है उनको ज्यादा उसमें झगड़ा जाता है, वो हर जगह होता है। तो अगर धान की खेती बंद होगा तो उसके लिए क्या हर घर में एसी भी बंद होना चाहिए, हर गाड़ी में एसी को बंद करना चाहिए। लेकिन ये असंभव चीज है। तो नीतियां है कमजोर, वो हर जगह होता रहता है, उसमें नहीं जाते हम लोग। तो देखिए ये क्या है इकोसिस्टम के अनुसार मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर को लगाना, एग्रीकल्चर को उगाना या लगाना जो भी कह सकते हैं। देखिए जहाँ पे जैसा बारिश हो उस बारिश के हिसाब से वहां पे वैसा ही कम पानी वाला क्या है, कम या ज्यादा बारिश जहाँ पे होता है, जैसे मान लेते कि कहीं ज्यादा बारिश हो रहा है तो वहां पे फसल क्या होगा, ज्यादा पानी को एडप्ट करने वाला फसल लगाना चाहिए। जहाँ कम बारिश हो रहा है वहां पे ऐसे फसल उगाना चाहिए जहां पे क्या पानी की मात्रा कम लगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जिस फसल का दाम बढ़ जाता है कृषक क्या होता है उसी फसल को ज्यादा लगाते हैं, और जिसका दाम मार्केट में घट जाता है उसी को लगाते नहीं है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में इतना बड़ा जो सूखा पड़ता है ना उसका मेन कारण है कि वहां पे गन्ने की खेती बहुत पैमाने पे होता है और उसके लिए सिंचाई के लिए पानी नहीं है। तो ये क्या होना चाहिए, ये इकोसिस्टम पर होना चाहिए कि जैसे जहाँ पे इकोसिस्टम है वैसा फसल होना चाहिए। जबरदस्ती नहीं होना चाहिए फसल, जबरदस्ती क्या फसल नहीं लगाना चाहिए। ये क्या है, इसको क्या कहता है एवरग्रीन क्रांति भी कहा जाता है, सदाबहार क्रांति कहा जाता है। इसको क्या कहता है,
सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन क्रांति कहते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो भारत में बहुत सारी चीजों का क्या था ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। एक तो जलवायु परिवर्तन का समाधान हो जाएगा, अंडर वाटर ग्राउंड वाटर का क्या होता है जो समाधान है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो मोटे अनाज की जो खेती लोग नहीं कर रहे थे आप अभी तक, वो भी क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि वही जहाँ पे बारिश कम हो रहा जो अंडरग्राउंड वाटर से सिंचाई कर रहे थे, तो ऐसे जगह पे अंडरग्राउंड वाटर को अगर रोक दिया जाए तो क्या करेगा, लोग ऐसे फसल लगाएंगे जिसमें पानी की आवश्यकता कम होगी। तो इसलिए क्या होगा, बहुत सारी चीजें क्या होगा मैनेज हो गई, लेकिन ऐसा संभव भी नहीं है। इसको कितना, इसके लिए सरकार को किसानों को क्या होगा बहुत बड़े प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा। अगर किसानों को कोई फसल में घाटा होता है तो उसका भरपाई करने के लिए सरकार को तैयार करना पड़ेगा पहले पहले, क्योंकि पहले पहले जब कोई चीज लगाएगा किस क्षेत्र में तो तुमको तो घाटा होना ही होना है। तो इसलिए और देखिए, भारत के किसानों को कहा जाता है कि मानसून का जुआ कहा जाता है भारत के किसानों को, कि भारत के किसान जो फसल लगाते हैं वो मानसून पर निर्भर रहता है। अगर अच्छी मानसून हो गया तो फसल की पैदावारी बढ़िया हो जाएगा, और मानसून अगर बिगड़ गया तो मान ले क्या है फसल बिगड़ जाएंगे। इसलिए क्या है, एवरग्रीन क्रांति होना चाहिए, जहां पे जैसा क्लाइमेट है वहां पे वैसा फसल उगाना चाहिए। कहाँ तक संभव हो पाए ये अलग बात है। दूसरा है उच्च उत्पादन पौधे की संचालित दूसरी हरित क्रांति, यानी दूसरी हरित क्रांति की बात करें। देखिए हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कमी है ना, जो हम भोजन करते हैं इसमें प्रोटीन की सबसे ज्यादा कमी है। हम लोग के दिन भर कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं। जो नॉर्मल जो हमारे जो भोजन है, नॉर्मल भोजन की बात कर रहे हैं, कोई अगर स्पेशल डाइट फॉलो कर रहा है उसकी अलग बात है। इसीलिए हमारे देश में जो बच्चे और जो फीमेल है, महिलाएं हैं ना, उनको शरीर में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है। और इसके लिए देखिएगा, आप लोग सुने होंगे 2017 में भारत में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसको राष्ट्रीय पोषण मिशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण मिशन कहा जाता है। ये कब शुरू किया गया था, 2017 में शुरू किया। ये क्या होगा, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे और जो महिलाएं होती है, इनको क्या प्रोटीन प्रदान किया जाए, आंगनबाड़ी के माध्यम से इनको दी जाती है। आप लोग अगर आंगनबाड़ी के माध्यम जानते हैं वो तो इनको मालूम होगा, इनको दिया जा सकता है, क्योंकि बच्चे और क्या है महिलाएं सबसे ज्यादा प्रोटीन की शिकार है। और ये प्रोटीन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का ग्रोथ करता है, और जब प्रोटीन नहीं होगा तो शरीर का ग्रोथ नहीं होगा तो बीमारी होगा। और बचपन में क्या होगा, प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है बच्चों को, कि उनके शरीर क्या होता है, रोड पे खेलते रहते हैं, चोट वगैरह लगते हैं, तो उनको भरपाई करने के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। उनका शरीर ग्रोथ बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए प्रोटीन चाहिए। हमारे यहाँ पे जो जिनके पास पैसा वो तो क्या है प्रोटीन खरीद के खा रहे हैं, लेकिन आदिवासी जो महिलाएं होती है या खासकर जो शाकाहारी महिलाएं होती है, उनके पास क्या है प्रोटीन के बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज हैं। और हमारे यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली जहाँ जहाँ है वहाँ पे भी क्या है, महिलाओं को प्रोटीन भी कम मिल जाता है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है एक साथ भोजन नहीं करते लोग, पहले पुरुष कर जाते हैं फिर महिलाएं करती है, तो उसमें क्या होता है महिलाओं को पुरुष जैसा या कम हो जाता है। लेकिन क्या होगा, शहरी जीवन में थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली है वहाँ पे ऐसे दिक्कतें होती है। समझिए बच्चों और क्या है महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रोटीन की कमी है, इसलिए भारत ने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया 2017 में। और इसका मेन उद्देश्य जो बच्चे और जो गर्भवती महिला में खासकर महिलाओं में क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या है प्रोटीन प्रदान किया जाए, जैसे दाल वगैरह दिया जाता है। आजकल देखिएगा आप लोग राशन के जो दुकान है उसमें से भी क्या दाल चने का दाल वगैरह मिलते हैं, तो साथ साथ वो क्या है महिलाओं के लिए मिलता है। इसके बाद आंगनबाड़ी से अंडे वगैरह मिलते हैं, जो गर्भवती महिला होते हैं या जो जिनको बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं। फिर क्या है आंगनबाड़ी में क्या होता है, बच्चे जो नामांकन होते हैं उनको भी क्या होता है बहुत सारे चीज दिए जाते हैं। तो इनका मेन क्या है, प्रोटीन को प्रदान करना, प्रोटीन क्रांति कहते हैं। भोजन में सबसे कमी क्या है, हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी है, तो इसको इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ये क्रांति चलाई गई है।
अगला है तिलहन उत्पादन से कौन सी क्रांति है, अभी आपको बताता है, इसको येलो रिवोल्यूशन या पीली क्रांति कहते हैं, येलो रेवोल्यूशन या क्रांति। इसमें तिलहन मेनली सरसों और सूरजमुखी के को देखा जाता है, सरसों और सूरजमुखी को इसमें देखा जाता है, इसको सरसों और सूरजमुखी को इसमें देखा जाता है। सरसों और सूरजमुखी को क्या होता है इसमें देखा जाता है। और इसका जो जनक है उसको सैम पेट्रोग्रा को उसको जनक कहा जाता है। अगला है पेट्रोलियम उत्पादन, इसको काली क्रांति या ब्लैक रिवोल्यूशन कहा जाता है। पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, उसको कहां से पूरा कैसे किया जाए, इसका वैकल्पिक स्रोत कैसे हो सकते हैं, उनका पूरा जो व्यवस्था है। मछली उत्पादन जिसको मत्स्य उत्पादन कहा जाता है, उसको कहते हैं नीली क्रांति। देखिए आजकल जो नीली क्रांति उसको ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं, मछली ही केवल नहीं, मछली के साथ यहाँ पे लिखे जलीय जंतु, जीव जंतु कर दिए सबसे बढ़िया, इसमें पौधे भी आ जाते हैं और जंतु भी आ जाते हैं। तो जल से जो भी पदार्थ मिलता है उसको क्या है नीली क्रांति के अंतर्गत रखा जाता है। और डॉक्टर अरुण कृष्णन क्या है इसके जनक कुमार है। जैसे मछली हो गया, झींगा मछली हो गया, उसका आकर सैबल वगैरह हो रहा है, बहुत सारे जो सी फूड जिसे कहते हैं, कुल मिलाकर क्या है सी फूड, समुद्री भोजन। आजकल सी फूड का क्या है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चाइना हो गया, जापान हो गया, इसमें क्या सी फूड का डिमांड बहुत ज्यादा है, बड़ा मार्केट है। ये लोग अधिकतर क्या भोजन में सी फूड का इस्तेमाल करते हैं। जापान में क्या सी फूड का इस्तेमाल करने से वहाँ पे लोगों का जीवन पत्ते से सबसे लंबी है, क्योंकि सी फूड क्या है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और क्या होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। तो सी फूड जो उत्पादन है उसको कहते हैं नीली क्रांति कहा जाता है। और भारत सरकार ने भी क्या है इसके उत्पादन पर बहुत ज्यादा, आप लोग देखेंगे जो पंतनगर में क्या है मत्स्य विभाग है, वहाँ पे क्या अलग अलग प्रकार के क्या मछलियों को पाले जाते हैं। चमड़ा उद्योग या कोको उद्योग इसको कहते हैं भूरी क्रांति, भूरी मतलब ब्राउन रिवोल्यूशन इसको कहा है। तो भूरी क्रांति क्या है चमड़ा उद्योग हो गया, या कोको मतलब जिससे कॉफी वगैरह बनाया जाता है, तो ये क्या है आपकी ब्राउन रिवोल्यूशन या भूरी क्रांति इसको कहा जाता है, ब्राउन रिवोल्यूशन या भूरी क्रांति। उसके बाद है जूट उत्पादन, तो आपको अभी बता दें कि ये गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन कहा जाता है, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन इसको कहा जाता है, यानी स्वर्ण फाइबर क्रांति को कहा जाता है। ये यहाँ पे देखिए फाइबर जुड़ा हुआ है, ध्यान देखिए। फल शहद उत्पादन बागवानी विकास इसको कहते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन यानी स्वर्ण क्रांति कहा जाता है। उर्वरक जो रासायनिक उर्वरक आता है उसके उत्पादन को कहते हैं ग्रे क्रांति। कौन सी क्रांति कहते हैं ग्रे। प्याज उत्पादन फार्मास्यूटिकल और झींगा मछली, देखिए झींगा क्या आता है मछली में नहीं आता, ध्यान दीजिए, झींगा क्या मछली नहीं आता, इसको कहते हैं गुलाबी क्रांति कहा जाता है। कौन सी क्रांति कहते हैं गुलाबी क्रांति। प्याज फार्मास्यूटिकल और झींगा इसको मिला के क्या कहते हैं आपके गुलाबी क्रांति कहा जाता है। कौन सी क्रांति है गुलाबी क्रांति इसको कहा जाता है। अंडा उत्पादन को रजत क्रांति कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडे उत्पादन किया जाता है। तो अंडे यानी जो एग है उसके उत्पादन को या मुर्गी पालन को क्या कहते हैं रजत क्रांति कहते हैं। और इसके जनक क्या है इंदिरा गांधी। कपास को सिल्वर फाइबर क्रांति कहते हैं, कपास को क्या कहते हैं सिल्वर फाइबर क्रांति कहते हैं। मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन को क्या कहते हैं लाल क्रांति कहते हैं। आलू उत्पादन को क्या कहते हैं गोल क्रांति कहा जाता है। आलू को क्या कहते हैं गोल क्रांति, मांस को क्या कहते हैं या टमाटर को लाल क्रांति कहा जाता है, कपास को सिल्वर फाइबर क्रांति कहा जाता है। सिल्वर फाइबर क्रांति क्या कहता है इसको, तो सिल्वर फाइबर क्रांति इसको कहा जाता है। उसके बाद अनाज उत्पादन करने को क्या कहते हैं हरित क्रांति। अनाज उत्पादन करने को क्या कहते हैं हरित क्रांति। अनाज उत्पादन करने को क्या कहते हैं हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन। दूध उत्पादन करने को क्या कहते हैं श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवोल्यूशन। और इसका जनक कौन है वर्गीस कुरियन। और अनाज उत्पादन करने या खाद्यान्न उत्पादन करने की क्रांति को कहते हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन
ये सारे क्या है, क्रांति है, इसको याद रखिएगा। इसमें से एक क्रांति हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको एक क्रांति हमेशा पूछी जाती है, तो इसको याद रखो। और नदी जोड़ो क्रांति क्या बताया था आप लोगों को? अमृत क्रांति। नदी जोड़ो योजना को क्या बताया था? अमृत क्रांति। उसको भी आप याद रखो। अमृत क्रांति के माध्यम से नदी जोड़ो योजना इसमें की जाती है। अब कुछ विशेष चीज आप लोगों को बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक होता है झूम खेती। झूम खेती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये बहुत बार पूछे जाते हैं झूम खेती। ये झूम खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। मतलब शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, ठीक है। ये अधिकतर जनजातियों द्वारा की जाती है। कैसे लोग करते हैं? जनजाति द्वारा की जाती है। उत्तराखंड का जो भोटिया जनजाति है ये करते हैं उत्तराखंड से। उसके बाद मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इन क्षेत्रों में जो जनजाति है वो इस तरह की खेती करती है। देखिए क्या, मान लेते ये एक जंगल है, इस जंगल को पहले क्या होंगे, ये लोग साफ करेंगे, पेड़ पौधे को काट देंगे और यहाँ पे क्या कृषि करेंगे। और जब इसका मिट्टी क्या होगा, अनुर्वरक हो जाएगा, अनफर्टिलाइज हो जाएगा, अनुर्वरक हो जाएगा, तब ये क्षेत्रों को छोड़ के क्या होगा, किसी जंगल को फिर से काट के क्या होगा, यहाँ पे जंगल काट के यहाँ पे फिर से खेती करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। पहले यहाँ पे कृषि किया कुछ साल, जैसे ये भूमि क्या है अनफर्टिलाइज हो गया, तो दूसरी जगह पे जंगलों को आग से जला के साफ करके क्या था, वहां पे कृषि करना शुरू कर दिया। देखो इससे फायदा ज्यादा नहीं है, नुकसान ज्यादा है। जंगलों का कटाई होता है पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जंगलों को जलाने से क्या होता है, जो पेड़ पौधे को जो उपयोगी जीवाणु विषाणु होते हैं ना, या कवक वगैरह होते हैं, उनका व्याप्त हो जाता है। आप लोग देखेंगे बहुत सारे पेड़ पौधे में क्या बहुत सारे काई जमे रहते हैं, या जीवाणु विषाणु क्या है, ये कीड़े मकोड़े उस पेड़ पे लगे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कीड़े मकोड़े उस पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है, वो क्या होता है उसको लाभ भी पहुंचाते हैं। आपको अभी बताया था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या, हर तरह के जीव जंतु होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो हमारा हैबिटेट है वो खराब हो जाएगा। जंगल जलाने से क्या होता है, ये छोटे छोटे जीव जंतु तो खत्म ही हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव जंतु भी खत्म हो जाते हैं। तो मिट्टी की जो उर्वरता है, या वहां पे जो पेड़ पौधे के लिए जो एनिमल की आवश्यकता था, वो सब खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है, सूक्ष्म जीव जंतु खत्म हो जाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। उत्तराखंड में भोटिया जनजाति ये कृषि करते हैं, ध्यान दें। तो झूम खेती किसे कहते हैं, कि जो आदिवासी द्वारा या जनजाति द्वारा खेती करते हैं, और कुछ साल बाद क्या होता है, उस खेती को छोड़ के दूसरी जगह पे फिर से जंगल को जला के खेती की जाती है। और ये क्या है, कृषि का सबसे प्राचीन पद्धति है। ये कृषि का क्या है, कृषि का सबसे प्राचीन पद्धति है। तो हमारे आदिवासी लोग, हम लोग जो जंगलों में थे, प्राचीन पद्धति, वो लोग ऐसे ही कृषि करते थे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, उर्वरक और आधुनिक संशोधन नहीं था। तो हमारे पूर्वज जब पहले पहले कृषि करना सीखे होंगे, तो ऐसे ही कृषि करते थे। इसलिए इसको आदिम कृषि कहा जाता है, या सबसे प्राचीन कृषि कहा जाता है, कृषि पद्धति कहा जाता है। उनसे झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसे कहा जाता है। इसके साथ साथ दो चीज और चीज याद रखिएगा। एक है बहुफसली कृषि। बहुफसली कृषि, ठीक है, नाम से आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है। ऐसी कृषि जो एक ही साथ एक ही मौसम में एक से दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ बोया जाए। जैसे ये कोई खेत है, इसमें गेहूं लगा दिया, साथ में सरसों लगा दिया, साथ में इसमें मूली लगा दिया, या और भी कुछ लगा सकते, चना वगैरह और भी कुछ लगा सकते। तो देखिए इसमें क्या होता है, हर फसल का अलग अलग समय पे पकते रहते हैं।
और एक ही खेतों में तीनों फसल उगते हैं। तो अगर जिनको क्या होता है पूरी तरह से, तो बोलते ना हमारी जो कृषि व्यवस्था ना वो क्या है, वो वाणिज्य नहीं है, यानी कॉमर्शियल नहीं है, बल्कि जीवन को निर्वाह करने के लिए कृषि है। इसलिए क्या होता है, जो कृषक, देखिए हमारे गांव पहले आत्मनिर्भर गांव हुआ करता था। गांधी जी का कल्पना क्या था, आत्मनिर्भर गांव। क्या आप देखिए 2020 में क्या है, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर परियोजना भी शुरू की। आत्मनिर्भर करने का मतलब है हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में लगभग सभी जो आवश्यक जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका क्या है, उत्पादन करना चाहिए। हमें बाहर से वस्तुओं की को क्या आयात नहीं करनी चाहिए। तो पहले के गांव में क्या था, एक ही गांव में दूध होते थे, फसल होते थे, गाय भैंस सब कुछ एक ही जगह होते थे। इसलिए बाहर से क्या है, कपड़े भी क्या था, गांव गांव में जुलाहे होते थे। बाहर से किसी चीज को बुला मंगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब से ये औद्योगिकरण हुआ ना, औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तभी से क्या है, बाहर से वस्तुओं की मंगाने की मांग शुरू हो गई। क्योंकि जो कारखाने में जो वस्तु बनते हैं ना, उनके तो एक तो क्वालिटी अच्छी होती है, दिखने में अच्छी होती है, और क्या होता है, जो उसकी कीमत है वो भी उसका कम होती है। इसलिए क्या होता है, उसका डिमांड ज्यादा होता है। नहीं तो पहले के गांव क्या था, आत्मनिर्भर गांव थे। एक ही गांव में सरसों का तेल हो रहा है, दूध हो रहा है, चावल हो रहा है, गेहूं हो रहा है, उसके बाद गुड़ पैदा हो रहा है, उसके बाद क्या है, जो पुरोहित है, पुरोहित के जितने भी सामान होते हैं वो भी हो रहे, जुलाहे सब कुछ एक, कुम्हार सब एक ही गाँव में, लोहार सब गाँव में होते थे। इसलिए क्या था, उसको आत्मनिर्भर गाँव बोलते। तो एक बहुफसली कृषि का मतलब होता है एक ही खेत में एक ही मौसम में एक, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोना और उसको उगाना, उसको बहुफसली कृषि कहते थे। अब लोग पहाड़ों में भी ऐसे कृषि होते हैं, मैंने देखा हूँ। गेहूं है उसमें सरसों लगा दिया, मूली लगा दिया, और भी बहुत सारे चना वगैरह लगा देते हैं, तो ये सब होते रहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बहु फसली कृषि कहते हैं, यानी मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं, मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरा आता है मिश्रित कृषि। इसको मिक्स एग्रीकल्चर कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री भी की जाती है। जैसे अब मान ली एक किसान है, उनके पास 4-5 गाय भैंस जो भी है, अब उनको क्या है, खेती के साथ साथ उनको भी पालना चाहिए। क्यों, जब खेती में कोई काम ना हो तब कम से कम उन गाय भैंसों के दूध को बेच कर क्या परिवार को चलाया जा सके। जैसे देखिए कृषि में क्या होता है, जब खेती या फसल को लगाया जाता है या जब काटने की समय होता है ना, तब खेती में काम ज्यादा होता है। बीच के जो 2-3 महीने होता है उसमें खेती में ज्यादा काम होता नहीं है, आप लोग जानते होंगे। तो ये जो बीच के 2-3 महीने है, इसमें अगर आप एनिमल को पालेंगे, चाहे वो कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई एनिमल छोटा बड़ा नहीं होता, सब एनिमल ही है। और वो क्या होता है, अलग अलग लोगों का नजरिया है सोचने का। जब कुत्ते को घर के अंदर पाला जा सकता है तो दूसरे एनिमल पालने में क्या दिक्कत है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। तो एनिमल पालने से क्या होगा कि उनको जब पैसे की आवश्यकता होगा, कम से कम दूध या उसको बछड़े को बेचकर ये सारे क्या होता, कुछ पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, परिवार को चलाया जा सकता है। लेकिन अभी क्या है, ये थोड़ा सा बीजेपी गवर्नमेंट आके नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एनिमल को थोड़ा सा, जो गाय वाला एनिमल है उसको बेचने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें बहुत सारे क्या है, लोग पालना बंद कर दिया, और जो मेल होते हैं जो गाय बछड़े, उनको तो ऐसे छोड़ देते हैं, कृषि बर्बाद कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे क्या होता है, उनको छोड़ दिया है कि भाई कोई खरीदने, पहले तो क्या होता है कि उनको खरीद के क्या विदेशों में स्लॉटर हाउस में उसको मांस बना के बेचते थे। आजकल उसको प्रतिबंध लगा दिया, तो क्या है, वो खुले घूम रहे हैं और बहुत सारा बर्बाद कर रहे हैं किसानों को। किसानों के लिए बहुत सिरदर्द बढ़ चुका है। तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम्स है। तो निश्चित खेती क्या है, पशुपालन और फसल उगाना एक शब्द जो होता है उसको निश्चित खेती कहते हैं या मिक्स एग्रीकल्चर कहते हैं। और भारत जो जैसा देश है इसके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में अधिकांश क्या है, सीमांत कृषक और कैसे कृषक है, लघु कृषक है, उनके लिए ये होना चाहिए। आजकल आप लोग देखेंगे
अधिकतर गांव में क्या है, जो एनिमल है वो लगभग खत्म हो चुके हैं। पहले हर घर में क्या होता है, पशु को देख कर क्या होता है, शादी तय होती थी। आजकल गाड़ी वगैरह देखकर शादी तय होती है। तो क्या होता है, समय बदल चुका है, इसलिए उनकी महत्व बदल चुका है। फिर भी एक बात ध्यान दीजिए, भारत में सबसे ज्यादा पालतू पशु पाए जाते हैं। पालतू पशु का मतलब होता है गाय भैंस बकरी भेड़ वगैरह वगैरह तो मुझे। पालतू पशु में क्या होता है, एनिमल वाला नहीं है वो, ये कुत्ते बिल्ली नहीं आएंगे इसमें, समझ लीजिएगा। जो जिससे हमें इनकम प्राप्त हो। आजकल कुत्ते बिल्ली में भी इनकम होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको अभी उसमें पशुपालन में शामिल नहीं किया जाता है। गाय भैंस बकरी हो गया भेड़ हो गया, इनमें क्या होता है, भारत दुनिया में नंबर वन पे है। और दूध उत्पादन में भी क्या है, भारत दुनिया में नंबर वन। पशुओं की संख्या के हिसाब से देखा जाए, भारत क्या है, पशु की संख्या के नंबर पे भी प्रथम नंबर पे है संख्या। और क्या है, दूध उत्पादन में उत्पादन में क्या प्रथम स्थान पे। दोनों में क्या है, भारत प्रथम स्थान पे है। अब लोग जानते हैं हर 5 साल बाद क्या होता है, पशु जनगणना भी होती है। हम लोग जहाँ पे जिनके घर में पशु होते हैं उनके लिए क्या पशु जनगणना भी होते हैं हर 5 साल। जैसे मनुष्य का जनगणना होती है, उसी प्रकार से पशुओं का भी क्या जनगणना होती है, उसका भी क्या रिपोर्ट वगैरह आते रहते हैं। यानी कि पशुओं की संख्या में और दूध उत्पादन में क्या भारत की क्या है नंबर वन है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। समझिए, भारत में क्या है, दूध उत्पादन क्या है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और भारत भारत क्या दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। तो ये मिश्रित खेती अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें खेती के साथ साथ क्या पशुपालन बहुत जरूरी है। पशुपालन भी क्या होता होते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपसे कृषि संबंधित जो भी पॉइंट था ये खत्म हो गया है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आज यही तय करते हैं, क्योंकि इसके आगे आज नहीं हो पाएगा, तो टाइम भी होने वाला है। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो क्या है आज यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, आज यही तक समाप्त करते हैं। सबको गुड नाइट।